शाम के समय भिनभिनाती आवाज के साथ एक मधुमक्खी नागलोक में प्रवेश करती है। वो नागलोक की हरियाली और सुंदर वातावरण को देखते हुए नागलोक का भ्रमण करने लगती है। तभी उसे नागलोक का सबसे विशाल पेड़ नजर आता है और वो अपने इच्छाधारी स्वरूप में आती है। कितना अद्भुत वातावरण है इस लोक का, और ये पेड़ तो बहुत ही मजबूत और घना है। मैं अपनी प्रजाति के साथ इस पेड़ पर अपना डेरा डालूंगी। नागलोक में सूर्यदेव की ढलते ही संध्या का समय हो जाता है। हथौड़ी नागलोक के बगीचे में चहलकदमी करते हुए ताजी हवा का आनंद ले रहा था। तभी उसे धरती में कंपन महसूस होती है तो हथौड़ी अचानक रुक जाता है। कुछ देर में ही कंपन बंद होते ही हथौड़ी आगे बढ़ता है, जहाँ नाग नागिन का एक प्रेमी जोड़ा नृत्य करने में मगन होता है। तभी हथौड़ी एक चट्टान पर चढ़कर बैठ जाता है और उनके नृत्य को देखने का आनंद लेता है। ये कटा हाथ यहाँ क्या कर रहा है? कटा हाथ? कहाँ है कटा हाथ? तुम्हारे नेत्रों में कोई कमी हो गई है क्या? अरे सामने देखो, उस चट्टान पर बैठा है। अच्छा, तो यहाँ बैठकर हमारे नृत्य का आनंद ले रहा है। ना जाने ये यहाँ कब से आकर बैठा है। हम लोग अपने नृत्य में इतने मगन थे कि इसके आने की आहट तक महसूस नहीं हुई। ये आहट करता ही कहाँ है। नागरानी ने भी ना जाने इस कटे हाथ को क्यों नागलोक में पनाह दे दी। चलो चले यहाँ से। नागिन चतुरी और नाग विसर्ग वहाँ से जाने लगते हैं। तभी हथौड़ी वहाँ आता है और उनके पैरों के चारों ओर घूमने लगता है और आगे पीछे करके उन्हें इशारा करता है। ये कहना क्या चाहता है? ये इशारे करके हमें अपना नृत्य जारी रखने को कह रहा है। अरे हम नाग नागिन का नृत्य कहाँ तुम्हारे मनोरंजन का साधन है। चतुरी देखो तो सही, ये तो नृत्य करने का प्रयास कर रहा है। हथौड़ी को इस तरह देखकर नागिन चतुरी जोर जोर से हंसने लगती है, जिसके बाद हथौड़ी उन दोनों नाग नागिन के साथ नृत्य करने लगता है। अगली सुबह शिवन्या आईने के सामने बैठी श्रृंगार कर रही थी और सामने हथौड़ी उसकी ओर मुंह करके बैठा था। शिवन्या अपने आभूषणों में कान के आभूषण ढूंढ रही थी। तभी हथौड़ी उसे झुमका उठा कर देता है। धन्यवाद हथौड़ी। ये बताओ कि आज हमने अपना श्रृंगार ठीक से तो किया है ना? अर्थात हम ठीक दिख रहे हैं। वैसे इतना समय हो गया है, अभी तक आलोकी हमारे कक्ष में नहीं आई। ये लीजिए, हमारी प्रिय दासी तो अब तक गहरी निद्रा में है। इससे पहले कि शिवन्या आलोकी को जगाती हथौड़ी उसके बिस्तर पर जाकर उसके कान में खुजली करने लगता है। ये कीट पतंगे बेशरम बेढंगे, उठ गई ना तो एक एक को कच्चा चबा जाऊंगी। हटो। नागरानी प्रणाम। आप यहाँ इतनी सुबह? सुबह तो कब की हो गई आलोकी, और मंदिर जाने का भी समय हो गया, किंतु लगता है तुम्हारी निद्रा पूरी नहीं हुई है। माफ कीजिएगा नागरानी, हमारी आँख ही नहीं खुली। नागरानी, क्या आपने मुझे जगाने के लिए चाटा मारा? नहीं तो। आपने नहीं मारा तो किसने मारा? मुझे ऐसा एहसास हुआ जैसे किसी ने मेरे गालों पर जोर से मारा हो। तभी हथौड़ी उसके बिस्तर के नीचे से धीरे से निकलकर बाहर जाने लगता है और तभी आलोकी की नजर उस पर पड़ती है। अच्छा, तो ये कार्य इस हथौड़ी का है, क्यों नागरानी? वो हमें कुछ नहीं पता। नागरानी। तभी शिवन्या और हथौड़ी वहाँ से जल्दी में निकल जाते हैं और बेचारी आलोकी अपने गालों को खुजाने लगती है। कुछ समय बीत जाने के बाद नागलोक के उस विशाल पेड़ पर फल आ जाते हैं। तो एक रोज हथौड़ी उस पेड़ के इर्द गिर्द घूम रहा था। तभी अचानक तेज हवा चलती है और पेड़ से फल आकर हथौड़ी के सामने गिर जाता है और हथौड़ी डर से पीछे हट जाता है। ये कौन सा जीव है बेनी, जो हमारे पेड़ पर आकर बैठ गया? मैं क्या जानूं, अपने जीवन काल में तो मैं ऐसा जीव पहली बार देख रही हूँ।
और ये तो देख, ये हमें कैसे हटाने की कोशिश कर रहा है। मैं तो कहती हूँ दोनों मिलकर इसे डंक मारते हैं, खुद ही पेड़ की डाल से कूद पड़ेगा। बिल्कुल। बीनी, चीनी, हमला। वो दोनों मधुमक्खी एक साथ हथौड़ी पर वार करती है। तभी हथौड़ी उनको अपनी मुट्ठी में बंद कर लेता है और वो मधुमक्खियाँ तेजी दिखाते हुए उसकी पकड़ से निकल जाती हैं और उसको काटने लगती हैं, जिस कारण वो खुद को संभाल नहीं पाता और डाल से नीचे गिर जाता है। नागलोक में धीरे धीरे सभी हथौड़ी के साथ सामान्य व्यवहार करने लगे थे, लेकिन नागिन त्रिलोकी को हथौड़ी फूटी आंख नहीं भाता था। इस हथौड़ी के नागलोक आने के पीछे आखिर मकसद क्या है? हो ना हो वो शिवन्या इस बारे में सब कुछ जानती है, तभी तो उसने इस नागलोक में पनाह दी है। किंतु मैं शिवन्या के इस हितैषी को नागलोक में ज्यादा दिन टिकने नहीं दूंगी। नागिन त्रिलोकी के दिमाग में क्या चल रहा था, इस बात से केवल वही परिचित थी। तो वहीं शाम होते होते मधुमक्खी के काटने के कारण हथौड़ी फूल जाता है और दर्द के कारण वो बिस्तर पर शांत पड़ा था। तभी वहाँ आलोकी आती है और हथौड़ी को देखकर हैरान रह जाती है। हे भोलेनाथ, तुम्हें क्या हो गया हथौड़ी? तुम्हारी त्वचा अचानक फूल कर लाल कैसे हो गई? तुम तो बहुत पीड़ा में हो और तुम्हारी ये हालत देखकर लगता है जैसे तुम्हें किसी मधुमक्खी ने काटा हो। आलोकी बोल ही रही थी कि तभी वहाँ नाग सेवक आ जाता है और हथौड़ी को देखकर दंग रह जाता है। नागरानी की ओर से कोई सूचना लाए हो? वो आलोकी, नागरानी ने तुम्हें बुलाया है। ठीक है, सुनो, हथौड़ी के लिए विशेष औषधियों वाला लेप तैयार करो। अभी करता हूँ, तुम नागरानी को इस बारे में सूचित कर देना। हम नागरानी को इस बारे में बताकर चिंतित नहीं करना चाहते, किंतु हमें समझ नहीं आ रहा कि नागलोक में मधुमक्खी का होना ये कैसे संभव है। किंतु ऐसी हालत तो मधुमक्खी के काटने के पश्चात ही होती है। ये सब हुआ कब? इन प्रश्नों के उत्तर हथौड़ी केवल इशारों के माध्यम से ही दे सकता है, लेकिन इस हालत में वो हमें कुछ भी बताने में सक्षम नहीं है। किंतु मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हथौड़ी की शैतानी की वजह से ही इसकी ये हालत हुई होगी। किंतु ये तो इस बात से इनकार कर रहा है। फिलहाल हमें नागरानी के पास जाना चाहिए। तुम विशेष औषधि वाला लेप तैयार करो। मृदुला नागिन 2 कदम चलने के बाद जाकर उस पेड़ के नीचे आराम करने लगती है। तभी उसके गालों पर कुछ बूंद टपकती है। ये मेरी रीत तो तैत प्रतीत हो रही है, किंतु पेड़ से किस प्रकार तैत टपक रहा है। नागिन मृदुला तुरंत खड़ी होती है और पेड़ की ओर देखने लगती है, तो उसे मधुमक्खी का बहुत बड़ा छत्ता दिखाई देता है। मट्टी का छत्ता, मुझे नागलानी को इस विषय में खबर करनी चाहिए। नहीं, इतनी छोटी सी बात के लिए मैं नागलानी को व्यर्थ की क्यों परेशान तलूं? इन मधुमक्खियों तो मैं ही नागलोक से बाहर तलती हूँ, उसके बाद नागनाली को बताऊंगी, मेरी प्रसन्नता तलेंगी। नागिन मृदुला बहादुरी दिखाते हुए अपनी शक्ति का प्रयोग कर उस विशाल पेड़ की ओर जोर से जाती है और उसे हिलाती है, जिससे सभी मधुमक्खियाँ कांपने लगती है। चीनी बीनी अपने इंसानी रूप में आकर बोलती है, ये क्या हो रहा है रानी मधुमक्खी? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। इस तरह तो हमारे छत्ते को नुकसान हो जाएगा। तुम सभी धैर्य बनाए रखो, मेरे रहते किसी को कुछ नहीं हो सकता। मधुमती पेड़ से बाहर की ओर आती है और उसकी नजर नागिन मृदुला पर पड़ती है। तभी भिन भिन की आवाज कर छत्ते की बाकी मधुमक्खियों को वो संकेत देती है और सभी मधुमक्खियां बाहर आती हैं। साथियों, यही है वो जो हमारे छत्ते को नुकसान पहुंचाना चाहती है। हमें इसे रोकना होगा रानी मधुमती। हाँ, इस दुष्ट थुलथुली को तो हम छोड़ेंगे नहीं। मधुमक्खियों का झुंड अब नागिन मृदुला की ओर बढ़ने लगता है। ये देखकर नागिन मृदुला पीछे हटने लगती है। ये ताली मधुमक्खी मेरी तरफ क्यों आ रही है? मधुमक्खियों के झुंड को अपनी ओर आते देखकर नागिन मृदुला को कुछ समझ नहीं आता और वो भागना शुरू कर देती है। हे भोलेनाथ, मेरी लगता करो रहते में तो मेरी बुद्धि ताम ही नहीं कर रही है। नाग सभा में नागलोक के विशेष मुद्दे पर चर्चा हो रही थी। तभी वहाँ पूरी तरह से सूजी हुई नागिन मृदुला आती है। नागलानी, मधु। मधु? नाग सभा में तुम मधु अर्थात
शहद मांगने आई हो मृदुला? लगता है आजकल नागिन मृदुला का मीठा खाने का मन हो रहा है। मधु नहीं, मधुमक्खियाँ आ रही है नागलोक में। क्या? मधुमक्खियाँ? वो भी नागलोक में? जिसके बाद नागिन मृदुला अपनी साथ हुई घटना के बारे में सबको बताती है। इतना कुछ हो गया और तुम दुम दबाकर यहाँ भाग गई। अरे इच्छाधारी नागिन हो तुम, ये बात स्मरण है? रहते तमे में ना दाने हमारी बुद्धि क्यों ताम नहीं तरती है? बुद्धि होगी तो काम करेगी ना। आप सभी शांत हो जाओ। नागरानी, इससे पहले कि वो मधुमक्खियाँ हमें नुकसान पहुँचाए, हमें उनका सामना करना होगा। तुम उचित कह रहे हो नाग विसर्ग। अर्थात हथौड़ी का ये हाल उन्हीं मधुमक्खियों ने किया है। आलोकी के मंद स्वर में कही गई बात शिवन्या सुन लेती है। आलोकी, ये क्या कहा तुमने हथौड़ी के बारे में? वो ठीक तो है ना? शिवन्या हथौड़ी की ये हालत देखकर दुखी होती है और वहाँ आलोकी एक पात्र में लेप लेकर आती है और हथौड़ी को लगाने लगती है। क्या हाल कर दिया है उन दुष्ट मधुमक्खियों ने हथौड़ी का। और आलोकी, तुमने हमें इस बारे में कुछ क्यों नहीं बताया? माफ कीजिएगा नागरानी, हम आपको चिंतित नहीं करना चाहते थे। आलोकी, अगर तुम ये बात पहले ही बता देती तो शायद मृदुला के साथ ये घटना नहीं होती, किंतु नहीं, तुम्हें तो हमेशा नागरानी के समक्ष ही महान बनना होता है। त्रिलोकी ये बोल ही रही थी कि तभी सभी को भिनभिनाने की आवाज आती है और देखते ही देखते एक के बाद एक बहुत सारी मधुमक्खियाँ वहाँ आती है और सभी के सर पर मंडराने लगती है। ये क्या हो रहा है? मधुमक्खियाँ नागमहल में? नागरानी, पहले ये मधुमक्खियाँ नागलोक में घुसी और अब नागमहल में आतंक मचा रही हैं। उसी समय सारी मधुमक्खियाँ झुंड में बाहर आती हैं और हमला करने वाली होती हैं। तभी शिवन्या बीच में एक पारदर्शी दीवार खड़ी कर देती है जिसे मधुमक्खियाँ पार नहीं कर पाती। मैं तुम्हें नागलोक वासियों को नुकसान नहीं पहुँचाने दूंगी। तभी मधुमक्खियों की रानी अपनी इंसानी रूप में आती है और उसकी सुंदरता देखकर सभी नागलोक वासी हैरान रह जाते हैं। कितना मनमोहक रूप है, इतना अति सुंदर, अद्भुत। मैं मधुमती हूँ, मक्खियों की रानी। कुछ समय पहले ही मैंने और मेरे साथियों ने मिलकर इस लोक के एक बड़े विशाल पेड़ पर बड़ी मेहनत से छत्ता तैयार किया, किंतु तुम्हारे इस मोटी साथी ने उसे नष्ट करने की कोशिश की, जिसके चलते हमने हमला करने का फैसला किया। ये नागलोक है मधुमती और मैं यहाँ की नागरानी शिवन्या, जहाँ तुमने बिना आज्ञा प्रवेश किया है और तुम में से ही किसी ने हमारे साथी को घायल भी किया है। इसलिए यदि अपनी और अपने साथियों की जान की परवाह है तो शीघ्र अतिशीघ्र इस नागलोक का त्याग कर दो। ये संभव नहीं है। संभव नहीं है तो अब संभव हो जाएगा। इस कपूर के धुएं से ये नागलोक क्या, ये ब्रह्मांड ही छोड़ देगी। इस धुएं को दूर करो, दूर करो। नागरानी, ये आपने क्या किया? शांत हो जाओ त्रिलोकी, इस तरह तो तुम इन सभी के प्राण ले लोगी। नागलोक पर हमला करने वालों का अंत ही होना चाहिए, तो फिर आप हमें किस प्रकार रोक सकती हैं? त्रिलोकी, किसी के भी प्राण लेने का अधिकार हमें नहीं है और खबरदार जो तुमने ऐसा कुछ किया तो। शिवन्या का ये रूप मधुमती को बहुत अचंभा कर देता है और वो खुद को संभालते हुए खड़ी होती है। नागलोक की नागरानी इतनी दयालु होगी, इसका हमें आभास नहीं था। मैं तुमसे अपने किए की माफी मांगती हूँ। क्षमा मुझसे नहीं बल्कि हथौड़ी से मांगो, जिसका तुम लोगों के कारण ये हाल हुआ है। रानी मधुमती, ये गलती हमने की है। हमने इसे कोई विचित्र जीव समझ के डंक मार दिया। ये तुम दोनों अपनी ये हरकतें कब बंद करोगी? नागरानी, इनकी ओर से मैं क्षमा मांगती हूँ,
किंतु चिंता मत कीजिए, ये आपका साथी कुछ ही समय में स्वस्थ हो जाएगा। हथौड़ी तो थी तो उदय नागलानी। ये तुमने कैसे किया मधुमती? जिस तरह आप नागिनों के पास अपने जहर का तोड़ होता है, उसी प्रकार हमारे पास हमारे डंक का तोड़ है। ये जड़ी बूटी फूल होता है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। हथौड़ी बहुत पीड़ा में था, किंतु तुम्हारे कारण अब वो ठीक भी हो गया है। तभी हथौड़ी मधुमती के कंधे पर हाथ रखकर उसका धन्यवाद करता है तो मधुमती मुस्कुराती है। ये सब देखकर नागिन त्रिलोकी गुस्से में वहाँ से चली जाती है और कुछ ही दिनों में वो अपनी प्रजाति के साथ शांति से नागलोक से चली जाती है।